गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th खंड ब भारत जनसंख्या अर्थव्यवस्था का चैप्टर 14 भारत जनसंख्या संरचना को पढ़ेंगे। ठीक है, कल जो है हमने चैप्टर 13 जो है कंप्लीट किया था और चैप्टर 13 के जो है मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए बोला था। आपको उसके आगे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वह भी करना है और जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं और जो आपके अतिलघुरात्मक दे रखे हैं वो भी आपको जो है क्वेश्चंस करने हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो चैप्टर 14 है आपका भारत जनसंख्या संरचना। जो आपने जो पिछला जो चैप्टर था आपका चैप्टर 13 जिसमें हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा था, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण। ठीक है, इनको हमने तीनों ने समझा था। इसका नेक्स्ट लेवल जो है, इसका आगे का जो नेक्स्ट लेवल है वो जनसंख्या संरचना का है और किस प्रकार से हम जनसंख्या को आगे विस्तार पूर्वक जो है इसके और अनेक पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं उसके देखेंगे। चलो देखो आगे। किसी भी देश की जनसंख्या संरचना वहाँ की जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करती है, जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है जनसंख्या की संरचना, तो ये संरचना है, कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर ये संरचना बनेगी। तो इस संरचना के अंतर्गत क्या क्या आएगा? एक तो आएगा आयु व लिंग का विश्लेषण होगा, इसमें निवास का स्थान, मानव जातीय के जो लक्षण, जनजातियाँ, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये संरचना की बात कर रहा है, तो इसमें जो संरचना आएगी वो कौन कौन सी संरचना आएगी? आयु लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातीय, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक विशेषता आदि का जो है अध्ययन इसमें हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, आगे देखो। यहाँ हम भारत की जनसंख्या संरचना, ग्रामीण और नगरीय विशेषताओं, लिंगानुपात, आयु वर्ग के प्रतिरूपों, साक्षरता तथा जनसंख्या के प्रजातीय, भाषा और धार्मिक संगठन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है ये सब चीज़ें आ जाएगी। इसमें ग्रामीण नगरीय विशेषता आ जाएगी, लिंगा अनुपात आएगा, आयु वर्गों के प्रतिरूप आएंगे, साक्षरता, जनसंख्या की प्रजातीय भाषाएं आएगी और धार्मिक संगठन है उसका जो है हम इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा हमारा ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। आप सभी को पता है हम भारत में रहते हैं और भारत में जो है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या जो हम पढ़ रहे हैं, तो ग्रामीण नगरीय जनसंख्या में आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत है वो ग्राम प्रधान देश है, यानी कि गाँवों की जो है प्रधानता अधिक देखने को मिलती है। 1921 में यहाँ 88.8% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, किंतु क्रमशः औद्योगिक विकास होने पर नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है तथा नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ग्रामीण और नगरीय जो व्यवस्था है ये आप सभी इन दोनों शब्दों से आप भली भांति परिचित हैं कि ग्रामीण व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं और नगरीय व्यवस्थाएं किस प्रकार की है। और नगरीकरण क्या होता है? नगरीकरण को मैं आपको बता देती हूँ। नगरीकरण क्या होता है? नगरीकरण ये होता है कि नगरों का जब औद्योगिक विकास अत्यधिक होने लगता है तो वह एक नगरीकरण की प्रवृत्ति उसमें होती जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि जैसे कि जोधपुर है और जोधपुर के आसपास का जो एरिया जो जोधपुर की थोड़ी दूरी पर है, जब वहाँ पर वो पहले गांव था और वहाँ पर औद्योगिक स्थिति होने के कारण वह नगरों के प्रभाव में आता जाता है और वहाँ पर नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। जैसे कि जो है जोधपुर का जो दूर का एरिया है, मेन जोधपुर के आगे का जो दूर का एरिया है, वहाँ पर अब बहुत सारे जो है औद्योगिक मिलें लगने लगी और वहाँ पर नगरीकरण की प्रवृत्ति जोधपुर में, इसी कारण से तो जोधपुर का विस्तार जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो नगरीय जनसंख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है इन औद्योगिक प्रवृत्ति के कारण। ऐसे बहुत सारे कारण हैं नगरीकरण के। अभी आपका सिर्फ एक औद्योगिक विकास दे रखा है जिससे हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जो पॉइंट्स आते जाएंगे और हम समझते जाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल आपको सिर्फ औद्योगिक विकास का ध्यान रखना है कि औद्योगिक विकास के कारण जो है हमारी नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ी है, जिससे नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। आगे देखो, ग्रामीण जनसंख्या। सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत। सबसे पहले ग्रामीण जनसंख्या को पढ़ेंगे। भारत की अधिकतर जनसंख्या गाँव में निवास करती है, हम सभी जानते हैं। ग्रामीण जनसंख्या की सबसे बड़ी विशेषता कृषि और उससे जुड़े प्राथमिक कार्यों में निर्भरता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार
देश में कुल गाँवों की संख्या जो है 6,40,867 है। गाँवों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल क्रमशः महत्वपूर्ण है। देखो ये सारे जो भी स्टेट पढ़े हैं, यूपी, एमपी, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पर जो है ये सारा जो है उत्तर का जो एरिया ज़्यादातर हम देख रहे हैं वो उत्तर का एरिया, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। जहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है कि इनका जो हमने जो 13 चैप्टर पढ़ा था उसमें भी मैंने भौगोलिक अवस्थिति बताई थी आपको कि किस कारण से भौगोलिक अवस्थिति है जो जनसंख्या को जो है इम्पैक्ट पड़ता है जनसंख्या का उस भौगोलिक परिस्थिति पर, स्थिति पर, क्योंकि यहाँ पर मैदानी स्थल हैं, कृषि होती हैं और गाँवों की तो विशेषता ये रही है, कृषि प्रधान देश है हमारा देश, तो वहाँ पर गाँवों की संख्या अधिकता देखने को मिलेगी क्योंकि वहाँ पर व्यवसाय की उनका क्या होता है, कृषि होता है। उत्तर प्रदेश में कृषि होती है सर्वाधिक, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार है, ये एक कृषि प्रधान स्टेट है। राजस्थान है, राजस्थान में भी हम ज़्यादातर कृषि को ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर यह गाँवों की स्थिति ज़्यादा है, कृषि की जो है वहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता कृषि की विशेषता है। तो यहाँ पर जो है ग्रामीण जनसंख्या है जो हमें अधिक देखने को मिलती है। देश में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक केंद्र निम्न राज्यों में है: हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, उत्तर प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश राज्यों में जनसंख्या गाँवों में निवास करती हैं। ये जो स्टेट पढ़े हमने, जो सबसे पहले यूपी, एमपी, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जो है, यहाँ पर गाँवों की संख्या अधिक है, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या जो है हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में जो है जनसंख्या जो है गाँवों में निवास करती हैं, ठीक है। आगे देखो नगरीय जनसंख्या। 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में विभिन्न आकार वाले 3245 नगर थे, जिनमें से 19.50 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी। इस प्रकार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 23.4% था। 20वीं सदी के प्रारंभ में नगरों में बसने वाली कुल जनसंख्या मात्र 1.99। देखो मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ कि आपको सारे आंकड़े जो है याद नहीं करने हैं। ये जो भी डेटा आते हैं इसमें अभी जो भी मैंने ग्रामीण जनसंख्या की, ग्रामों की, ये सारी जनसंख्या ये संख्या जो दे रखी है आपको लर्न नहीं करनी है, कोई कुछ भी लर्न नहीं करना है। बस स्टेट पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या निवास करती हैं। ये आपके ध्यान में होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। तो यहाँ पर सर्वाधिक निवास करने वाले एक तो हिमाचल प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है, 89.96%। हिमाचल प्रदेश 89.96, उसके बाद में बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, यूपी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आपको यहाँ पे मैंने इसलिए आपको मैप बनाने के लिए बोला था जो आपके 13 चैप्टर में, ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। आपके यहाँ पे स्टेट बहुत सारे आ रहे हैं, आपके यहाँ पे जो डेटा जो है बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिल रहे हैं, तो आपका पिछले वाला चैप्टर पीछे ही अच्छा सा क्लियर हो जाता है ना, तो आपको उसमें डिफरेंस करना इजी रह जाता है कि आप आसानी से जो है उनको रिलेट करके और उनको कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं आप कि किस प्रकार से इनमें अंतर कैसे हैं, ठीक है। तो वो आपका अगर बेस आप पिछले वाला क्लियर रहता है आपका अच्छे से, तो ये वाला चैप्टर आपको आसानी से जो है वो समझ में आ जाता है, ठीक है। तो जिनको समझ में अभी भी नहीं आया है पिछला वाला चैप्टर, तो मुझे बताना है आपको कि कहाँ पे क्या समझ में नहीं आया है, ताकि हम अभी भी समझ सकते हैं उसको, ठीक है। आगे देखो नगरीय जनसंख्या, इसमें ज़्यादा आपको जो है नगरीय जनसंख्या का जो है डेटा जो है लर्न नहीं करना है आपको सिर्फ स्टेट लर्न होने चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। आरेख 14.1 से स्पष्ट है कि सन 1931 तक नगरीय जनसंख्या की वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि के समक्ष थी। तदुपरांत नगरीय वृद्धि के इतिहास में एक महत्वपूर्ण जनांकीय विभाजन दृष्टिगत होता है। सन 1951-61 के दशक को छोड़कर 1931 के बाद नगरीय जनसंख्या में सतत वृद्धि अंकित की गई है। ये आपका एक टाइम पीरियड रहता है जिस समय नगरियों में जनसंख्या जो है वृद्धि हुई थी, क्योंकि आपको सभी को पता है कि ज़्यादातर पहले स्टार्टिंग से जो है लोग गाँवों में ही ज़्यादा निवास करते थे। गाँवों की जनसंख्या पहले सर्वाधिक देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे समय जा रहा है
जैसे कि इसमें बोला कि 1931 के बाद में जो है नगरों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। पहले, उससे पहले इतनी जनसंख्या नगरों में देखने को नहीं मिलती थी। नगरों की तरफ लोग कम अट्रैक्शन होता था उनका। नगरों से लोग गाँव की और ज़्यादातर लोग गाँव में ही रहना अपना पसंद करते थे। नगरों की ओर उनका रुझान नहीं होता था। ठीक है, आगे देखो नगरीय जनसंख्या राज्य स्तर 2011 में भारत में नगरों की कुल संख्या 7935 है। नगरों की संख्या की दृष्टि से तमिलनाडु 721, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम नगरों की जनसंख्या देखते हैं, नगरों की कुल संख्या, देखो नगरों की जनसंख्या, नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या और जो नगर जो बने हुए हैं उनको, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे सबसे पहले नगरों की संख्या दे रखी है। तो नगरों की संख्या जो है, नगरों की संख्या के अंतर्गत आपको सबसे पहला सर्वाधिक है नगरों की संख्या तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर नगरों की जो संख्या है वह सर्वाधिक है। जब हम नगरों की संख्या की बात करते हैं, नगरीय जनसंख्या को उच्च प्रतिशत दर्ज करने वाला सर्वाधिक जो सबसे पहला स्थान है वो किसका है? मिज़ोरम का 51.51%। ठीक है, आपको ये सब के डेटा याद नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टेट पता होने चाहिए। कहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है नगरों की? मिज़ोरम में। न्यूनतम कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश में। आप अधिकतम और न्यूनतम लर्न कर लिया करो बस। ठीक है, तो नगरों की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में 1% और डेटा दोनों में अंतर होता है। अगर आपको पूछा जाता है कि नगरीय जनसंख्या का उच्च प्रतिशत, तो प्रतिशत ध्यान रखना है आपको। प्रतिशत पूछ रहा है तो वो स्टेट होगा मिज़ोरम, न्यूनतम होगा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि आपके आगे आपको पता चलेगा धीरे धीरे, क्योंकि संख्या भी और प्रतिशत दोनों में डिफरेंस होता है, प्रतिशत के आधार पर और संख्या के आधार पर। तो प्रतिशत पूछ रहा है आपको 51 मिज़ोरम। न्यूनतम क्या है जहाँ पर नगरीय जनसंख्या सबसे कम है? वो है हिमाचल प्रदेश। देश के तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक तथा पंजाब राज्यों में नगरीय जनसंख्या नगरों में निवास करती है। बाकी जो अन्य देश है, हमने दो तो सर्वाधिक, जो अधिकतम जो था और जो न्यूनतम था वो हमने पढ़े। इसके अलावा कौन कौन से जहाँ पर नगरीय जनसंख्या देखने को मिलती है? तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, पंजाब है। ठीक है, अब हमने कहा कि नगरीय जनसंख्या इन स्टेट में जो है हमको देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो है नगरीय जनसंख्या है। लेकिन भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है, कि क्यों? मैंने कहा था ना कि अभी तो आपको सिर्फ औद्योगिक कारण पढ़ने को मिल रहा है, बाद में आपको अधिक देखने को मिलेगा। अब देखो आगे आपको बहुत सारे जो है नगरों में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसका क्या कारण है? तो आर्थिक प्रगति के साथ जनसंख्या में नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है देश में, जहां सन 1911 में नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की केवल 10% था, जो सन 2011 में बढ़कर 31.20% हो गया है। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति के बढ़ने के निम्न कारण है। कौन कौन से? अब देखो इसमें आप जो स्टेट दे रखे हैं, अभी हमने स्टेट पढ़े थे ना, तो वही स्टेट का जो है आपको ये मैप दे रखा है, जिसमें इसमें नाम नहीं लिख रखे हैं स्टेट के, लेकिन इसको जो है बताया गया है कि देखो आप, जो 20 से कम, सबसे कम जो है नगरीकरण जो है कहाँ पे हो रहा है? ये नगरीकरण है, देखना ठीक से। नगरीकरण कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम 20 से भी कम जो है वो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला। ठीक है, ये क्षेत्र है जहाँ पर 20 से भी कम जनसंख्या, 20 से 30 के मध्य ये वाला। ठीक है, फिर 30 से 40, ये वाला 30 से 40। ठीक है, आगे देखो 40 से 50, ये 40 से 50। आपको जो है हमेशा प्रैक्टिकल होकर देखना है, वर्तमान की जो प्रेजेंट टाइम में अपना जो है व्यू रखना है। कि अब जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ ही रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं नगरीकरण देख रहे हैं, और हमने स्टेट भी देखे। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि नगरीकरण जहाँ जहाँ पे बढ़ रहा है वो कौन कौन से क्षेत्र है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको मार्क करके बताती हूँ, यहाँ पर क्या है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये केरल वाला क्षेत्र है, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र, तमिलनाडु केरल वाला क्षेत्र है। क्योंकि मैंने आपको मैप लर्न करवा चुकी हूँ, तो आपको मैप के हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि जो मैं बता रही हूँ वो आपको
आपको भी अब पता चल रहा होगा कि कहाँ पर कौन सा स्टेट है। तो जो ये गुजरात बता रही हूँ मैं, महाराष्ट्र बता रही हूँ मैं आपको, केरल बता रही हूँ, तमिलनाडु बता रही हूँ, तो यहाँ पर जो है अब नगरीकरण हो रहा है, नगरों का विकास हो रहा है। आप जो गुजरात और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको सर्वाधिक नगरीकरण देखने को मिलता है, सर्वाधिक नगरों का विकास हो रहा है इन स्थानों पर। और जो हमने पढ़ा है 20 से 30, जो राजस्थान वाला ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये उत्तरी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर नगरीकरण कम क्यों? क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम 20 से 30 पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं 20 से 30? कम क्यों है यहाँ पर नगरीकरण? तो यहाँ पर नगरीकरण कम होने का कारण है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक कृषि वाला क्षेत्र है, यह भौतिक रूप से मैदानी क्षेत्र है, ये आप सभी को पता है, ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि होती है। तो और हमने जो पिछला वाला चैप्टर था मैंने आपको ये भी बता चुकी हूँ कि जो जनसंख्या वृद्धि है, ये मैदानी क्षेत्र, ये यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि लोग ज़्यादा करते हैं। ये पठारी वाला क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र, यहाँ पर कृषि होती है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। लेकिन नगरीकरण कम क्यों है? क्योंकि यहाँ का प्रमुख व्यवसाय ही क्या है? कृषि है, औद्योगिक नहीं है, औद्योगिकरण नहीं है यहाँ पर। जो हम मेन पॉइंट जो लेकर चल रहे हैं औद्योगिकरण वाला, वो इन क्षेत्रों में नहीं देखने को मिल रहा है। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है आपके, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कृषि हो रही है, तो यहाँ पर कृषि देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर नगरीकरण कम हो रहा है। जबकि कृषि जो है, कृषि की जो महत्वता अधिक देखने को मिल रही है, ग्रामीण प्रधान जो है क्षेत्र हमको देखने को मिल गया। आपको इसका जो डिफरेंस है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा कि मैप जो है, और आपको मैप भी पढ़ना आ गया होगा। और अगर अभी भी आपको मैप पढ़ना नहीं आया है तो मुझे फिर से पूछना है, ताकि मैं आपको फिर से समझा सकूँ। और अभी फिर से बता देती हूँ कि आपको इंडिया का मैप लर्न होना चाहिए, कहाँ पर कौन सा स्टेट है वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस स्टेट की स्थिति है, ठीक है। तो इसमें जो है मैंने नगरीकरण को बताया कि कहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स हैं। अभी आपको मैप से पता चल गया होगा, आपको मैं जहाँ पर अंगुली रखूँ तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा स्टेट है। जैसे कि ये है राजस्थान है, यूपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये आपको पता चलना चाहिए। जहाँ पर भी मैं रखूँ, ये आंध्र प्रदेश है या ये बिहार है या पश्चिम बंगाल है या जो भी है, तो जहाँ पर मैं पॉइंट करूँ वो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, ताकि जब भी इस तरीके का मैप बने तो आपको उस हिसाब से आप बता सको कि हाँ कहाँ पर किसकी स्थिति है और कहाँ पर किस प्रकार से जो है आपको ये जो दे रखा है कि सबसे कम 20 से कम 20 से 30 ये जो बनाया गया है, तो वो आपको पता चल सके, ठीक है। आगे देखो, हाँ हम देख रहे थे कि नगरीकरण के कौन कौन से वो कारण हैं जिसके कारण हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव है। अब देख, नगरीकरण किस कारण से होगा? कुछ ना कुछ कमी के कारण ही होगा, जिसके कारण से वो किसी और अपने लाभ की ओर अग्रसर होगा। तो जब गाँवों में रोजगार कम होने लगा तो वो नगरों की ओर जाने लगा। नगरों में गाँवों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको हमेशा प्रेजेंट टाइम को देखकर चलना है। अब प्रेजेंट टाइम में नगरों में क्या कारण है कि गाँवों से लोग नगरों की ओर आ रहा है? हम खुद नगरों में रह रहे हैं, हम खुद जोधपुर जैसे नगर में रह रहे हैं, तो हम नगरों में क्यों रह रहे हैं? क्यों? हमारे यहाँ पर रोजगार बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जोधपुर में। हम जोधपुर में रहते हैं, हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर पानी की, लाइट्स की, सभी की सुविधाएं हैं। नगरीय आकर्षण, जाहिर सी बात है कितना अट्रैक्शन होता है नगरों की ओर। शिक्षा का प्रसार, जोधपुर में देखो कितना शिक्षा का लेवल, एजुकेशन लेवल कितना अच्छा है। औद्योगिकरण, यहाँ पर जैसे ही हम जोधपुर से बाहर की ओर निकलना शुरू कर देते तो आपको बहुत सारी मिलें, औद्योगिक क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। परिवहन तथा संचार साधनों का विकास, आप देखोगे आप जोधपुर की ऐसे मेन जोधपुर में आप देखोगे तो आपको ट्रैफिक ही नज़र आएगा। इतना परिवहन और संचार साधन है, आपको 10-10, 15-15 मिनट में आपको जो है बसें, टैक्सी ये सब देखने को मिल जाता है आपको। तो और जबकि हम गाँव में जाते हैं तो इनकी सुविधा नहीं मिलती, आपको सुबह से लेकर शाम तक वेट करना पड़ता है किसी एक बस के लिए, ठीक है। तो यह भी असुविधा होती है गाँवों में। कृषि का अलाभीकरण होना, जाहिर सी बात है कि नगरों में तो कृषि होती नहीं है, गाँवों में होती है कृषि। लघु एवं कुटीर उद्योगों की समाप्ति, ठीक है। तो लघु और कुटीर उद्योग जब सब जो कार्य हैं वो मशीनों से होने लग गए हैं, तो जाहिर सी बात है जो हाथों से जो काम होता था वो पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, समाप्त की ओर जो है वो चलने लगा है। इन कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनसंख्या है वो नगरों की ओर स्थानांतरित हुई है। नगरों के बढ़ते आकार के कारण नगरीय पर्यावरण, लिंगानुपात, नगरीय समस्याएं, सामुदायिक सुविधाओं पर विपरीत प्रभाव दिखाई जो है हमको दे रखा है। तो आज जो है हमने
नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के बारे में पढ़ा। आपको वापस बुक से रिवाइज़ करना है, ठीक है। इस बुक से रिवाइज़ करने के बाद में आपको इसको लर्न करना है। जहाँ पे समझ में नहीं आता है मुझसे पूछना है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस जो इसमें बनते हैं स्टेट वाले डेटा वाले मैं बता चुकी हूँ। तो और ये क्वेश्चन मैं ऐसे बोलती हूँ, क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको जो है ये जो मैं अंडरलाइन करवाती हूँ या जो मैं बोलती हूँ ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको एज इट इज़ जो है पॉइंट बनाकर लिखना है। इसका क्वेश्चन आंसर की तरह नहीं लिखना है। तो आज क्लास में पूछा गया था कि मैम आपने जो क्वेश्चन लिखवाए हैं, तो वो एक्चुअल में मैंने क्वेश्चन नहीं लिखवाए हैं। क्वेश्चन तो मैं बना के आपसे पूछती हूँ कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपका बन सकता है, जबकि होता जो है आपके ये नोट्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो आप कॉपी में एक लिख लेते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, मुझे याद रखना है, ठीक है। और वैसे तो आपके क्वेश्चन पीछे आपके बुक के पीछे दे ही रखे हैं जो आपको लर्न करने ही हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो बनते हैं वो याद रखने के लिए होते हैं कि हाँ इस पॉइंट टू पॉइंट से आपका जो है पूरा पैराग्राफ जो है आपको लर्न नहीं करने की जगह आपको ये नोट्स पढ़ते ही आपको डायरेक्ट इतना बड़ा लर्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक पॉइंट से ही आपको पूरी लाइनें जो है आपकी बन जाती हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल मैप बनवाया था, चलो मैं इसमें कुछ बता देती हूँ। जैसे कि इसमें ही देख लो ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या में आपका एक पॉइंट हो गया कृषि, दूसरा पॉइंट हो गया सारे स्टेट के नाम, ठीक है। 2 पॉइंट्स आपको लर्न हो गया। अब ग्रामीण जनसंख्या के बारे में आपको जो भी पूछेगा तो आप पूरा अच्छे से इसको समझा सकते हो। आप इसमें मैप बना के समझा सकते हो। अगर आपको सारी जो है इंडिया में यूपी MP आपको नाम याद है तो आप मैप में आप खुद अगर आपको सारे स्टेट के नाम याद है तो आपको सिर्फ मैप बनाना आना चाहिए। मैप में आप अंकित कर दो कि हाँ ये स्टेट ये वाले हैं और इनकी स्थिति ये आपने मैप में बता ही चुके हो डायरेक्टली, और ये लिख लो ऊपर पॉइंट लगा के ये गाँवों की जो है संख्या है और इन स्टेट में है। बस ये ग्रामीण संख्या वाले क्षेत्र हैं, ये नगरीकरण संख्या वाले क्षेत्र हैं। आप मैप जितना बनाओगे, मैप से आपको ये फ़ायदा है कि आपको लर्न करने में आसानी होती है। इसके अलावा मैप का कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। मैप का यही इम्पोर्टेंस है कि आपको जो है याद करने में दिक्कत नहीं होती। आप बस एक मैप देखोगे आपको पूरा लर्न हो जाएंगे सारे नाम। सिर्फ एक मैप देखोगे आपको सारा लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास जो है यहीं समाप्त होती है, आपकी यहीं होती है कंप्लीट आपकी आज की क्लास। और कल जो है हम लिंगानुपात पढ़ेंगे। आज जो पढ़ाया है आज आपको वापस से रिवाइज़ करना है और समझना है, ठीक है। थैंक यू।